हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीवी सुमित अकेडमी। आज हम लोग देखने वाले थे बायोलॉजी का जीव विज्ञान का पोर्शन, युत प्रकाशन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है सभी एग्जाम के लिए। और इसमें बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो बहुत बार रिपीटेड हुए हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया। तो इन्हें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो आनुवांशिकी के अंतर्गत जो है वंशानुक्रम बोला जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिकी हो जाएगा। आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। सब्जियों, फूलों और फलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। सब्जियों, फूलों फलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर जो है अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। विटीकल्चर क्या है? अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहा जाता है और फूलों की खेती को फ्लोरी कल्चर कहा जाता है। एपीग्राफी एपीग्राफी का क्या अभिप्राय है? जो शिलालेखों का अध्ययन को एपीग्राफियों का अभिप्राय कहा जाता है। शिलालेखों के अध्ययन को एपीग्राफी कहा जाता है। ऑस्ट्रियोलॉजी कंकालों के अध्ययन को कहा जाता है। कार्टोग्राफी मानचित्रों के अध्ययन को कहा जाता है। न्यूमिस्टिक सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। हर्पेटोलॉजी उभयचर एवं सरीसृपों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्थे ऑप्थेलोमोलॉजी आंखों के चिकित्सीय अध्ययन कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव के कर्मिक विकास का अध्ययन कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ये तो ऑप्शन में बताए थे। सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है? सेरीकल्चर रेशम की खेती से संबंधित है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन कहा जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहा जाता है। एवीकल्चर पक्षी पालन का अध्ययन कहा जाता है। सेरीकल्चर किससे संबंधित? रेशम कीट पालन के अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो देखिए, जैविक पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है इक्थोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। फिर कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इक्थोलॉजी पशु के व्यवहार के जैविक अध्ययन को कहा जाता है। इथनोलॉजी मानव जाति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, हेमिटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हेमिटोलॉजी हेमिटोलॉजी मतलब जो है ब्लड के अध्ययन को हेमिटोलॉजी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। हेमिटोलॉजी ब्लड के अध्ययन को हेमिटोलॉजी कहा जाता है। अब डेंट्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को कहा जाता है टीसी कल्चर, कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का संवर्धन। वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन को कहा जाता है। मोर्फोलॉजी क्या है? मोर्फोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। मोर्फोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान की आकृति हो गया, उसकी संरचना, विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन कहलाता है। मनुष्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आर्कियोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं? पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। और इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एंड्रोलॉजी में जो है पुरुष स्वास्थ्य संबंधित, प्रजनन स्वास्थ्य, मूत्र संबंधी अध्ययन करते हैं एंड्रोलॉजी में। जंतु विज्ञान किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? तो एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। निशेषण विकास, विभाजन एवं विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? विभाजन, विकास, तो आनुवंशिकी, क्रमागत
भ्रूण विज्ञान। निषेचन विकास विभाजन विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। निषेचन विकास फिजियोलॉजी। शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्य का अध्ययन कहा जाता है फिजियोलॉजी। आनुवांशिकी, इसमें आनुवांशिकता एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है क्रमागत उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं, ये संक्रमण से सामना करता कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ऑप्शन नंबर सी फाइमेटोलॉजी। पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं, संक्रमण से सामना करते हैं। ऑप्शन नंबर सी फेमटोलॉजी हो गया। पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं, संक्रमण से सामना करते हैं, क्या कहलाते हैं? फाइटोपैथोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडफोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी एडफोलॉजी किया जाता है। एडफोलॉजी क्या है? जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन कहलाता है एडाफोलॉजी। एंड्रोलॉजी क्या है? पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन कहा जाता है एंड्रोलॉजी। एग्राबायोलॉजी कृषि में पौधे का पोषण एवं जीवन का अध्ययन कहलाता है एग्राबायोलॉजी। कृषि में पौधों का पोषण एवं जीवन का अध्ययन कहलाता है डिस्मोलॉजी। एनाटोमी के अंतर्गत स्नायु बंध का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष की विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो एंड्रोलॉजी जो है ऑप्शन नंबर ए। एंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंदर पुरुषों की विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों के अध्ययन करते हैं? तो एंड्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन यौन रोगों का अध्ययन कहलाता है। बाइकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन कहलाता है बाइकोलॉजी। क्रेफिस का अध्ययन एस्टाकोलॉजी कहलाता है। डेस्मोलॉजी शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी कहलाता है। हेप्टोलॉजी जो है चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो हेप्टोलॉजी। यकृत का उपचार अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहा जाता है। यकृत को लीवर कहा जाता है इंग्लिश में। हेल्कोलॉजी क्या है? अल्सर के अध्ययन को हेल्कोलॉजी कहा जाता है। हेल्कोलॉजी अल्सर के अध्ययन को हेल्कोलॉजी कहा जाता है। जेरियोट्रिक्स बुजुर्गों की स्वास्थ्य की देखभाल के अध्ययन को जेरिएट्रिक्स कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो वर्गीकरण विज्ञान कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। मैथोलॉजी क्या है? धार्मिक मानवीय प्रसार ईश्वर शक्ति का अध्ययन कहलाता है। नेथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रसार ईश्वर शक्ति का अध्ययन कहलाता है नेथोलॉजी। शरीर रचना विज्ञान शरीर रचना शरीर की चीर फाड़ का अध्ययन कहलाता है सेरो विज्ञान। नदियों झीलों तालाब जल प्रतापों आर्द्रभूमि और जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन कहलाता है सेरो विज्ञान। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का जंतु विज्ञान जो है जानवरों का अध्ययन कहलाता है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसका क्या कहलाता है? तो एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है कीड़ों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत जो है कवकों का अध्ययन किया जाता है। और जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत जो है प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है पैलेंटियोलॉजी। ये हो गया। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर वानर वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है?
तो प्राइमेटोलॉजी, ये ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन 23 इंपॉर्टेंट है। ये न्यू क्वेश्चन है जो एनटीपीसी 150 वाला क्वेश्चन में पूछा गया था। तत्वों और मानवों जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन प्राइमेटोमोलॉजी कहलाता है। प्राइमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? तो मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्किनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। मकड़ी का अध्ययन जो है अभी बताए थे आर्किनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्किनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। एंथ्रोपोलॉजी तो पक्षी का अध्ययन कहलाता। क्वेश्चन नंबर 25, एंथ्रोपोलॉजी मानव की संस्कृति एवं सभ्यता का अध्ययन कहलाता है। एपोकोलॉजी, एपिकोलॉजी मधुमक्खी का अध्ययन कहलाता है। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन कहलाता है। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन कहलाता है। सेरोलॉजी डैश का अध्ययन है। सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन, छिपकली के अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। सरपेंटोलॉजी में सांपों के अध्ययन को कहा जाता है। एंटमोलॉजी कीट पतंगों के अध्ययन को कहा जाता है। किसके डैश लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार करता है? तो एथनोग्राफी, एथनोग्राफी एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते हैं, अनुसंधान से तैयार करता है। तो ऑप्शन नंबर ए, एथनोग्राफी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों की संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेलियोटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी हो गया। पुरातत्व विज्ञान, आर्चियोलॉजी मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उनकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषधि विज्ञान जड़ी बूटियों का अध्ययन कहलाता है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्मियों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, पेलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन है। जीवाश्मों के अध्ययन को पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का अध्ययन, पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से है? तो कैंसर की उपचार से है। ऑन्कोलॉजी कैंसर के उपचार से है। मधुमेह कवक विज्ञान क्या है? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन जो कवक विज्ञान कहलाता है। माइकोलॉजी के अध्ययन से क्या संबंधित है? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी का, तो ऑप्शन नंबर बी। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी नींद के अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी हो गया। सॉरी, ओनियोलॉजी सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये मिस्टेक हो, सॉरी ये मिस्टेक हो गया। ये जो है ओनियोलॉजी जो है सपने का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी है। क्या? ऑप्शन नंबर बी। हर वर्ड में गलती हो गया, मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है सपने के अध्ययन को ओनियोलॉजी कहा जाता है। टैक्सिकोलॉजी का अध्ययन क्या है? टैक्सिकोलॉजी जो है ऑप्शन नंबर जहर के अध्ययन को टैक्सिकोलॉजी कहा जाता है। टैक्सोनोमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। टैक्सोनोमी जो जैव विविधता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर डी, यानी अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनकी विकास इतिहास, उनकी फाइकोलॉजी फाइलोनोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 38, विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान, जिसको इंग्लिश में साइटोलॉजी कहा जाता है। अब जीवों जानवरों की उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कोशिका सिद्धांत या संरचना एवं कार्य। जंतु कोशिका, एनिमल सेल। निम्नलिखित में कौन कोशिकीय घटक अधिकांश प्राक केंद्रिकों में मौजूद नहीं है? तो केंद्रक झिल्ली जो है यह कोशिकीय घटक, ये कोशिकीय घटक केंद्रक झिल्ली, यानी क्या बोला जा रहा है? कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राक केंद्रियों प्रोक्यूटिक में मौजूद नहीं? प्रोक्यूटिक सेल में जो है
प्रोक्रियोटिक सेल में मौजूद नहीं है, तो कोशिका द्रव्य मौजूद है, कोशिका भित्ति मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है, लेकिन केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होते। ऑप्शन नंबर बी हो गया। केंद्रक मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज के विघटन के लिए ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला गया? अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा का क्या रूप है? तो एटीपी है। मुद्रा का ऊर्जा का रूप क्या है? एटीपी है। ऑप्शन नंबर ए। अधिकांश कोश की प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा का क्या होती है? तो एटीपी होती है। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सुसाइड बैग ऑफ सेल। तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। लाइसोसोम का पीएच मान 4.5 से लेके 5 होता है। कोशिका, अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो कोशिका द्रव में होती है। कहाँ पे होती है? 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव में होती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाइयां संरचना क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी हो गया, 50s से 30s। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाइयां संरचना क्या होती है? 50s से 30s। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा के रखिएगा, हो सकता है कि रिपीट होगा फिर बाद में। प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताएं का उल्लेख नीचे दिया गया है। दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प का बारे में बताना। तो प्रोकैरियोटिक सेल का क्या विशेषता है जो है नीचे दिया गया है? प्रोकैरियोटिक इनमें कौन से प्रोकैरियोटिक सेल का विशेषताएं नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, झिल्लीबद्ध कोशिकाओं की मौजूदगी ये ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषता ये नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक छोटा आकार ये है। एकल गुणसूत्र ये भी है। इसका नाभिकीय क्षेत्र में केंद्र काव कहलाता। ऑप्शन नंबर डी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? अब देखिए ये थोड़ा न्यू क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखना है इसको। क्या बताया कि इसका क्वेश्चन एक बार छोटा करते हैं। जब एटीपी में टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज के जल को उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो ये कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 किलो किलोमोल। इन संश्लेषित अणु एटीपी का उपयोग कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है जो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है और ये कोशिकाओं में होने वाली ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को चला सकता है। इस प्रकार जब पानी का उपयोग एटीपी टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 30.5 किलोमोल जूल के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका जो है ये कोशिकाओं के प्रभाव के द्रव को समाप्त कर देता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, सल्की उपकला। सल्की उपकला में चपटी कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन गलत है? किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ये सही है। श्वसन के प्रथम चरण में अप्राकृतिक अम्ल का निर्माण होता है, ये भी सही है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा ऑप्शन गलत है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये गलत है। क्योंकि जो है माइटोकॉन्ड्रिया के पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है।
पैरविक अम्ल का विघटन होता है एसिटिक अम्ल के स्थान पे जो है, ये एसिटिक अम्ल के स्थान पे जो ना पैरविक अम्ल हो होता है, तो ये भी सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एसिटिक अम्ल लिख दिया इसलिए ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 51, कोसेरुकी की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो औषधि में विषों का निरावीसीकरण करता है। कोशिकाओं की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? औषधियों और विषों का निरावीसीकरण करना। ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए चित्रों ए और बी में दो प्रकार की कोशिका विभाजन को दर्शाता गया है। इसके संबंध में कौन सा विकल्प प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करता है? कोशिका विभाजन के प्रकार क्या है और कोशिका विभाजन कब और कहाँ होता है? चलिए क्वेश्चन देख लेना बाद में। क्वेश्चन में 53, निम्नलिखित में किस कोश के घटक को कोशिकीय के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन के कारखाने का नाम जाता है, फैक्ट्री ऑफ द सेल, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, राइबोसोम। कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग के आत्म थैली का लाइसोसोम? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर डी। स्लाइडन स्वान द्वारा दिए गए कोशिकीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो विषाणु पर लागू नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार दिया गया और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। जीविस मित्र अकेडमी को इसी प्रकार का मैथ का भी आपको कमेंट करके बता दीजिए नेक्स्ट टॉपिक किस पे मिलना चाहिए आप लोगों को। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई है? तो कॉर्क की निरीक्षण करते हुए रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई है। कोशिका की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट हुक ने की है कोशिका की खोज। ऑप्शन नंबर बी। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। केंद्रक एवं केंद्रिका कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसी द्रव होती है जो डैश में मौजूद है, तो केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होती है। साइटोप्लाज्म जो है केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद होती है। पानी की कमी के कारण कोशिका की संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। पानी की कमी के कारण कोशिका की संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? बाह्य वातावरण से अलग करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो है बाह्यतम आवरण है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्यतम आवरण से अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा झिल्ली। इक्वेटोरियन टेरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो मेटाफेज। इसको भी याद रखना, मेटाफेज। इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों और संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो माइटोफेज के कारण। स्वतंत्र अस्तित्व सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो कोशिका कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए।
पुटिकाओं में प्रोटीन एवं लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो ग्लोजी का है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। निम्नलिखित में कौन सी झिल्ली संयोजित झिल्ली पाचक एंजाइम से भरी होती है? तो सी लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है झिल्ली संयोजित पाचक झिल्ली एंजाइम से भरी होती है, इसलिए सुसाइड बैग कहा जाता है, इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। निम्नलिखित में कोशिकाओं में किस कोशिका की आत्मघाती थैली का है? तो लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर ए होगी, तो जान ही रहे। राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन को, बनाते हैं राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, ये भी जानते होंगे। प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? तो जोहान इवांजेलिस्ट ने गढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी आर पुरकिंजी। सिंपल याद रखिएगा लास्ट में। प्रोटोप्लाज्म किसने गढ़ा है? तो पुरकिंजी ने कहा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुकी कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायता होता है, साथ ही कोशिकांग को गलांत भी करते रहता है? तो लाइसोसोम, यानी पचाता है गलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया, लाइसोसोम हो गया। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो पहले पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देख लीजिए, तो सारा चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। पादप कोशिका में आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, ये बड़ी होती है, लेकिन ये पादप कोशिका छोटी होती है। इसका पादप कोशिका सेलुलोज जैसी प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है, जिसको कोशिका भित्ति उपस्थिति होती है। इसमें जंतु कोशिका कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तो कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप में राजधानी रिक्तियां बड़ी होती हैं, यानी खाली जगह बड़ी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में छोटी छोटी होती है। लवक पाए जाते हैं, इसमें लवक नहीं पाए जाते जंतु कोशिका में। आप देख लीजिए क्या बोला जा रहा था, इसमें कौन सा कथन गलत है? तो पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तियां होती है। पादप कोशिका में रिक्तियां बड़ी होती है, लेकिन जंतु कोशिका में छोटी होती है। तो कौन बड़ा हुआ? ये ना बड़ा हुआ। तो ऑप्शन नंबर ई ही गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत। लेकिन इसमें उल्टा बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी कोशिका पाई जाती है, नहीं बड़ी कोशिका पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो गया है, तो ए सही। इनमें कौन कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो लसिका हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। निम्नलिखित में कौन सा अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी अर्धसूत्रण के लिए सही नहीं है। देखिए क्या दिया गया बी में। अर्धसूत्रण के लिए परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, यही कथन सत्य नहीं है, और सब कथन सही है। ये कथन सही नहीं, मतलब यही सही है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक को कोशिकांग का नाम मास्टर कहा जाता है। कोशिका के डीएनए की ब्लूप्रिंट। कोशि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो नाभिक है, नाभिक सबसे बड़ा कोशिकांग है। निम्नलिखित में किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए केवल समसूत्रण। केवल समसूत्रण द्वारा शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए सेल का विभाजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए समसूत्रण के लिए। क्वेश्चन नंबर
84। एक पशु की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका निम्न में से कौन सी है? तो न्यूरॉन जो सबसे बड़ी कोशिका है। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला एक अणु है? तो जल, जल जो सबसे अधिक मात्रा में सबसे बड़ा अणु है। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर लागू नहीं होता है? तो कवक पर जो है कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को आत्महत्या लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए का सी हो गया। डीएनए गुणसूत्र हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके अनुसार यहाँ पे मिला लेना है जो आपको दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया है, कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा है? तो केंद्रक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। सूत्री विभाजन का के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी मेटाफेज होगी। अब पादप कोशिका आ गया प्लांट सेल। तो प्लांट सेल भी एज पर लिया जाए। चलो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। और आप लोगों को थोड़ा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जो भी समिति अकेडमी को थोड़ा बड़ा 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 फैमिली को। और इस प्रकार का आप लोगों का यूथ कंपटीशन का मैथ का भी टॉपिक मिलेगा। तब हम लोग नेक्स्ट डे में हम लोग प्लांट सेल पढ़ने वाले। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। कमेंट करें मैथ का कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं यूथ प्रकाशन का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।